नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे इस डिजिटल लाइव सेशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम बिहार सत्याग्रह आश्रम से लगातार आपको लाइव दिखा रहे हैं यहाँ की गतिविधियाँ, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, पूरे बिहार के हर ज़िले से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपनी समस्याओं को रख रहे हैं, अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। बिहार सत्याग्रह आश्रम का मकसद भी यही है। प्रशांत किशोर का कहना है कि हर एक तबके को आवाज़ दी जाए और हर तबके को साथ लेकर के 2025 की जो उनकी यात्रा है उसको वो शुरू करेंगे, जिसकी नींव जो है वो उन्होंने पिछले 2 साल पहले ही रख दी थी पदयात्रा करने के दौरान। और 2 साल पदयात्रा करने के बाद अब यहाँ पर पटना में एलसीटी घाट के पास मरीन ड्राइव पर यहाँ पे है अंडरपास में लगा हुआ है बिहार सत्याग्रह आश्रम, जहाँ पर लोग आ रहे हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। और सत्याग्रह के सिपाही किसको कहते हैं, इन सब के बारे में भी इस लाइव सेशन में हम जानेंगे। प्रशांत किशोर जी, यहाँ पे राजनीतिक प्रशिक्षण की भी बात कही जा रही है कि उनके नेतृत्व में राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो वो तमाम लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, उनमें से एक हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं रामेश्वर यादव जी। क्यों बने हैं सत्याग्रह के सिपाही, क्यों आए हैं बिहार सत्याग्रह आश्रम, और प्रशांत किशोर जी से किस तरीके से वो प्रभावित हैं, क्या उन्हें लगता है कि 2025 में जो नई राजनीतिक जो लहर हमें इस वक्त देखने को मिल रही है वो 2025 की राजनीतिक दिशा बदल देगी, उस पर हम बातचीत करेंगे रामेश्वर यादव जी से। रामेश्वर यादव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पर सत्याग्रह आश्रम में बैठे हैं, यहाँ पर आए हैं आपको प्रशांत किशोर जी से आप कितने प्रभावित हैं, कैसे लगते हैं आपको प्रशांत किशोर जी? मैम, मेरे हाथ में एक खीर की थाली है और मेरे हिसाब से लेने वाले 4-5 है, मगर थाली किसी एक को ही देनी है। तो ऐसे में एक 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 करके 4 अगर कट जाए तो जो एक बचता है शेष, वो हमारे ख्याल से जनसुराज है और इनके संस्थापक हमारे प्रशांत किशोर जी हैं। तो मैं अगर थाली खीर की ना भी दूं, फिर भी वो थाली, खीर की थाली मेरे लिए किसी काम की नहीं रहेगी, खीर बासी हो जाएगी, कोई खाना नहीं चाहेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अपनी जो खीर की थाली है, बाकी जो लोग इसके पहले थे नंबर पे कि हमें चाहिए खीर की थाली, तो मैं उन सब को देना नहीं चाहता हूँ, चूँकि मेरी थाली है। और मैं जिसे देना चाहूँ, ऑप्शन यही एक बचता है, प्रशांत किशोर जी जनसुराज के सूत्रधार, इन्हीं को मैं खीर की थाली देना चाहता हूँ, जिसका मालिक मैं हूँ, चाहे जिसे दे दूँ। आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे रामेश्वर जी कि आप किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर जी से आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए मैम, कल किसी ने मुझसे प्रश्न किया था कि प्रशांत किशोर जी बदल जाएंगे। बदलना तो संसार की नियति है, कोई नहीं बदलता है, परिस्थितियां बदलती है और उसके अनुरूप लोग बदलते हैं। मैं आपको सुई वाली घड़ी दिखाऊं, इसमें 3 सुइयां हैं और तीनों चल रही है, लेकिन चलती हुई सिर्फ सेकंड की सुई प्रतीत होती है। तो कुछ लोग जल्दी बदल जाते हैं। घड़ी से तात्पर्य मेरा ये है कि घड़ी की सेकंड की सुई के जैसे कुछ लोग जल्दी बदलते हैं। फिर मिनट की सुई है जो इसकी तुलना में थोड़ी देर से बदलती है, 11 से 12 जाने में। फिर सुई है जो काफ़ी देर से बदलती है। कहने का मतलब तीनों के समय में 60 गुने का अंतर पड़ता है बदलने में। तो हमारे प्रशांत किशोर जी बदलेंगे, इस तरह से बदलेंगे। आज गंगा तट पर है, कल कोसी तट पर जाएंगे, तो यहाँ वहाँ में फ़र्क यही होगा कि यहाँ गंगा तट पर सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं और कोसी तट पर जाएंगे। हम जैसे कोसी पीड़ितों की रक्षा करने, कोसी के प्रकोप से कैसे बचा जा सकता है, इस पर अपनी चिंता को जताते हुए, चिंता को ध्यान में रखते हुए उस पर कौन सी योजना बनाई जाए, क्या नीति बनाई जाए। और नीति में एक खास बात होनी चाहिए, राजनेताओं में नीयत में खोट नहीं होनी चाहिए। नीयत अगर साफ सुथरी हो तो नीति बनाना आसान होता है और कुछ मानव की सेवा की भावना होनी चाहिए, तो जीवन जीना बहुत सहज होता है, जिंदगी बहुत मज़े से कटती है। मैं अपने बारे में कहूँ, मैं बिल्कुल साधनहीन हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी जिस तरह से कट रही है, मैं अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हूँ। आप क्यों जुड़े हैं रामेश्वर जी, आपका उद्देश्य क्या है प्रशांत किशोर जी से जुड़ने का, जनसुराज की विचारधारा से जुड़ने का? मैंने कहा ना मैम कि
4 लोग जो थाली लेने के लिए कतार में है। जी, उस जो आपका जो कथन है ना, आपकी खीर की थाली, उसको हम थोड़ा डिटेल में समझना चाहेंगे। असल में प्रशांत किशोर जी एक विकल्प है। जिस तरह पिछले चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में बहुत सारे लोगों ने नोटा दबा दिया, मैं भी काफ़ी देर तक सोचता रहा वहाँ बूथ पर जाके मशीन के सामने कि कौन सा बटन दबाऊं। फिर मेरी समझ में कुछ नहीं आया, जबकि उसके पहले जितने नेता कैंडिडेट थे प्रचार करते थे अपने अपने पक्ष में, तो वो सब सुनने में तो बस सड़क पर अच्छा लगता था, लेकिन जहाँ इलेक्शन का बूथ हो, ईवीएम रखी हुई हो, वहाँ तो अंदर जाने में ऐसा होता है कि वहाँ जाते जाते कईयों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और ऐसे में पढ़े लिखे लोग जो सजग हैं, जागरूक हैं, अच्छे बुरे की पहचान है, तो ये सब कुछ मुझ में है। फिर मैंने नोटा का बटन दबा दिया कि इनमें से कोई पसंद नहीं। अब ऐसे में विकल्प तो लोग तलाशेंगे ना। अभी हमारे नीतीश बाबू के बारे में वो अमिताभ कुमार दास हैं, दास बोले बिंदास, बराबर में देखता हूँ, वो मुझे जंचते हैं, इनके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। तो वो साधन संपन्न लोग हैं, शक्तिशाली हैं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, बस भगवान की भक्ति है थोड़ी बहुत, और इसी के बल पे मैं बहुत कुछ अपनी औकात से कई गुना बढ़ के भी बोल देता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो सब के सब एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। आज नीतीश बाबू जेडीयू का बहुमत होता है फिर भी मुख्यमंत्री, बीजेपी का बहुमत होता है फिर भी मुख्यमंत्री, आरजेडी का बहुमत होता है, महागठबंधन का, फिर भी मुख्यमंत्री। जबकि इनको मुख्यमंत्री के रूप में मैं नहीं देखना पसंद करता, क्योंकि शराबबंदी एक सरकार ने जब शराबबंदी की तो शराबबंदी का उद्देश्य अच्छा था, लेकिन कोई भी वरदान जब अपने लीक से हट जाए और उसका प्रतिकूल प्रभाव दिखे तो अभिशाप बनते देर नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ठंड के मौसम में लोग स्वेटर जैकेट पहने हुए हैं मैम, महीना दिन के बाद अगर वो आदमी उसी पे अडिग रहे कि नहीं हम तो पहनते आए हैं, पहनते रहेंगे, तो बताइए उसका खामियाजा उसे खुद भुगतना होगा। तो यही हाल है अभी शराबबंदी का। बहुत बच्चे जो कि उसमें इन्वॉल्व नहीं भी हैं, किसी ने फंसा दिया दुश्मनी के तहत और वो जेल में है, घर में माँ बहनें रो रही हैं और वो जेल में लड़का रो रहा है। बताइए, तो मान के चलिए आपके पास शक्ति है, पावर है, सरकार की शक्ति है, तो सरकार को आप जैसे मोड़ देंगे सरकार मुड़ेगी, क्योंकि आपके हाथ में सत्ता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा सरकार के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को कि कम से कम मानव हित में हो। अगर मानव का हित नहीं है और आप फैसला ले लिया कि हमने जो फैसला लिया बस ले लिया यही सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मानव कल्याण का थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए मैम। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जन सुराज समुदाय के हर वर्ग का मंच है, यहाँ पर हर किसी को जगह मिलेगी। तो आपको लगता है कि आपको लालू यादव के कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं हैं, आप भी सत्याग्रह आश्रम में पहुंचे और आप जैसे तमाम लोग हर समुदाय से यहाँ पे पहुंचे हैं? मैम, मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा जन्म कल नहीं हुआ है, 60 ओवर है, और ऐसे में जब 90 में लालू यादव की सरकार बनी, मैं यादव होने के नाते, चूँकि मैं पटना में ही था, एक छोटी मोटी दुकान करता था, तो ऐसे में मैं उनके यहाँ आ जा सकता था। लेकिन राजनीति से मुझे शुरू से ही एलर्जी है, और यादव होने के नाते मान के चलिए हमारे घर में किसी तरह की कठिनाई है तो मैं उनके यहाँ पहुँच ही नहीं सकता था, क्योंकि कई चापलूसों से भरे होते हैं, घिरे होते हैं। ऐसे में साधारण आदमी की पहुंच नहीं होती है कि वहां तक पहुंच सके। तो मैंने देखा, पहले ही समझ लिया कि संभव नहीं है मेरे लिए उन जगह तक पहुंचना। तो जब पहले ही पता था कि पहुंचना मेरे लिए कठिन है, असंभव कहिए, जो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने प्रयास किया ही नहीं। फिर चलिए और भी विभिन्न पहुँचे हुए लोग, पप्पू यादव हैं और भी बहुत यादव हैं। तो जातीयता से ऊपर उठकर मानवीयता है, और जिन लोगों में मानवीयता नहीं, यादव होने के नाते तेजस्वी यादव या लालू यादव या पप्पू यादव
व्यक्तिगत तौर पे हमारी क्या भलाई कर सकते हैं, कुछ उपकार नहीं कर सकते। जातीयता कहीं भी नहीं है मैम। सिर्फ इलेक्शन के समय में मात्र 3 महीने पहले जब नोटिफिकेशन होता है, चहल पहल शुरू हो जाती है कि अब इलेक्शन होगा, तब जातीयता लोगों के दिमाग में कूट कूट भर जाती है। चाहे वो वोटर हो, राजनेता हो, अभ्यर्थी हो या उससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, सब जाति भुनाने लगते हैं। जाति मान के चलिए बैंक चेक है जो ज़रूरत पड़ने पर समय समय पर भुनाया जाता है और उससे लाभ लिया जाता है। चाहे वो वोटर हो या कैंडिडेट हो या बीच के कोई और आदमी हो। बाकी जाति से कोई लेना देना नहीं है। जाति गरीब की हो सकती है, अमीर की हो सकती है। अब कई जगहों पे तो इसे कई ढंग से विश्लेषण किया गया है इसका, लेकिन जाति कहीं नहीं है। अभी देखिए हर किसी के नाम के आगे कुमार लगता है, लड़का हो, अगर लड़की हो तो कुमारी लग जाता है नाम के आगे। और फिर वही कल बड़े होते हैं, विवाह सूत्र में बनते हैं, माता पिता बनते हैं, तो माता के नाम के आगे भले देवी लग जाए, लेकिन पिता के नाम के आगे वही कुछ, अगर अभी मान लीजिए आधार कार्ड में अगर चेंजिंग करना हो तो कोई ज़रूरत नहीं महसूस करते हैं। बस नीतीश कुमार है तो है, चाहे वो राजीव कुमार रहे चाहे संजीव कुमार रहे, कुमार की जगह जातीयता का कहीं बोध नहीं होता है। यादव होने के नाते, उस समुदाय से उसका नेता होने के नाते और इतने साल के शासन के एवज में लालू यादव जी ने, आपको क्या लगता है कि समाज को क्या दिया? लालू यादव जी 90 में मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद जैसा कि मुझे जानकारी मिली, मैं सजग था, बिहार की राजनीति पर मेरी नज़र थी, तो इनके जो ससुराल वाले थे वो भी कोई साधु यादव थे, कोई राय कहलाते थे, तो उनके ससुराल वाले उनसे जुड़ गए राजनीतिक लाभ लेने के लिए, आर्थिक लाभ लेने के लिए। और यादव ही यादव जो उनके आगे पीछे लगे रहते थे, चापलूसी करते थे, उनको तो हल्का फुल्का लाभ मिला जो संभव था। बात बाकी जिनकी पहुंच नहीं थी वहां तक, या जो आम यादव समुदाय, आम जो जनता, आम यादव समुदाय को कोई लाभ नहीं मिला। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि आम यादव समुदाय, उनके बेटे का तो कहना है कि लालू यादव आवाज थे यादव समुदाय की। लालू यादव समुदाय के आवाज थे। देखिए वक्त की बात होती है मैम, कोई किसी को आवाज देता नहीं। अभी मुझे कौन आवाज दे रहा है? लालू यादव जो राजनेता हैं, उनकी जो राजनीतिक शक्तियां हैं, वहाँ से मुझे आवाज़ नहीं मिल रही है। पढ़ाई लिखाई की स्थिति नाजुक थी, लोग पढ़ लिख नहीं रहे थे, खाने के लाले पड़ रहे थे, तो लोग आवाज़ क्या निकालते। मैंने उस दिन कहा था मंच से कि हरियाणा में किसी ने मुझसे कहा कि यार तो लगता ही नहीं बिहारी है। तो मैंने कहा क्यों, बिहारियों को बड़ी बड़ी सींगें होती है? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे कहने का मतलब है तू ना ग्रुप में रहता है बिहारियों के जैसे, ना ही तू उतनी मेहनत करता है। तो मैंने कहा कि मैं उन बिहारियों में से नहीं जो यहाँ खून जलाने आते हैं, मैं खून खरीदने वाला हूँ। है कोई बेचने वाला बताइए? क्यों आपके हरियाणा के लोग हरियाणा से बाहर नहीं क्या? कहाँ के लोग कहाँ नहीं जाते हैं? लेकिन आप इस तरह से मुझसे कह रहे हैं तो बिहार की छवि जो देश में जो बनी उस दौरान में, वो बेहद निंदनीय है। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब यह है, मेरे पास शिक्षा रूपी शक्तियाँ थी और उस शक्तियाँ के बल पे मैंने उसे करारा जवाब दिया और उसकी बोलती बंद हो गई। अगर वही शिक्षा रूपी शक्ति मेरे पास नहीं होती तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। अभी भी माइक के सामने, एक मीडिया के सामने, कैमरे के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सरकार में बहुत शक्तियां होती है। सरकार में जो जितना ऊंचे ओहदे पर होते हैं उतनी अधिक शक्तियां होती है उनके पास, लेकिन उन शक्तिशाली को ये पता नहीं है कि भगवान की भक्ति में भी कुछ शक्ति होती है। और ईश्वर की भक्ति जो मेरे द्वारा की गई है विगत कुछ वर्षों में, उससे जो हमें शक्ति प्राप्त हुई है, उसी शक्ति के बल पर। रामेश्वर जी, अगर एक राज्य के सीएम के तौर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन की बात अगर हम छोड़ भी दें, तो जिस समाज की आवाज़ बनने का वो दावा करते हैं लालू प्रसाद जी या उनका जो परिवार है, तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, उस समाज के लिए उन्होंने क्या किया? आपको लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जो वाकईन उस समाज के लिए हैं? यादव समुदाय की जहाँ तक बात कीजिए तो सिर्फ यादव समुदाय के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यादव से जो और निचले वर्ग के लोग थे
उनके लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ एक नारा था उनका, मुझे कहते हुए दुख भी हो रहा है और शर्म भी आ रही है कि लाठी घुमावन तेल पिलावन। बताइए, एक राजनेता, एक मुख्यमंत्री जिनकी अपनी एक गरिमा होती है, उनकी अपनी एक जिम्मेवारी होती है, पूरे देशवासियों का हित अहित उसके हाथ में होता है, उनके बारे में नहीं सोच के सिर्फ इतना कहना कि लाठी घुमावन या तेल पिलावन, और नीतीश जी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लाठी चलावन, ये तो बड़ी अशोभनीय बात होती है। लाठी घुमावन, तेल मिलावन, लाठी चलावन, सिर्फ इतना कह देने से किसी का भला नहीं हो सकता। मैम, यादव समुदाय हो या पिछड़ी जाति हो, जो भी हो, जहाँ रोटी की जरूरत होती है वहाँ ये एक्टिंग कॉमेडी से कुछ नहीं होना है। आप अपनी जिम्मेवारी समझिए। सरकार में जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं उनको अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए। जाना तो उन्हें भी है इस संसार से। अभी आपको क्या लगता है कि बिहार की वर्तमान राजनीति में कौन ऐसा नेतृत्व है जो बिहार के पिछड़ेपन से बिहार की जनता को बाहर निकाल सकता है? क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव में वो काबिलियत, वो कुव्वत, वो ताकत, वो समझदारी, वो अकल, वो विजन है, या उनके परिवार जिस तरीके से उनको भुनाया जा रहा है राजनीतिक तौर पे कि ये बिहार का भविष्य हो सकते हैं, क्या उनमें है? और जहाँ तक बात की जाती है उनकी शिक्षा के ऊपर, तो ये कहते हैं कि 9वीं भी वो पास नहीं कर पाए थे, लेकिन इस पर उनका जवाब ये है कि उनके घर में 2 सीएम रहे हैं, उसका तजुर्बा उन्हें काम आएगा और वो बिहार का नेतृत्व करने के लिए सक्षम है। क्या ये सही है? मैम, आपका प्रश्न बहुत अहम है, लेकिन ऐसे में किसी एक फिगर का मैं नाम लूं, हालांकि मैंने आपका प्रश्न ध्यान से सुना नहीं, चूंकि प्रश्न बहुत लंबा था, आप काफ़ी देर तक बोलते रहे। तो मुख्यमंत्री के लिए योग्य उम्मीदवार, चूंकि बिहार एक राज्य है और राज्य में बहुत सारे लोग होते हैं, 13 करोड़ की आबादी है, इसमें कितने वोटर्स हैं, अलग अलग समुदाय के हैं, अलग अलग क्षेत्र से हैं, अलग अलग उनकी भाषा है, विचार है। तो ऐसे में किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है कि मुख्यमंत्री का चुनाव कर दे, लेकिन मैं सभी लोगों से इस बात के लिए आग्रह करूंगा कि हमारे प्रशांत किशोर जी बदल जाएंगे, कोई बात नहीं है, बदलना ही संसार की नियति है। मैंने अभी घड़ी का उदाहरण दिया, लेकिन बदलेंगे नहीं। 2-3 साल तक तो कम से कम जो जुनून है इनके पास, जो जज्बा है, जो कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि देखिए, भरोसा दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ है, बगैर भरोसा के कोई भी काम नहीं चलने वाला है। हमारे नीतीश कुमार जी से कई मीडिया वालों ने शराबबंदी का विरोध किया, इस पर इन्हें कई तरह के सुझावें मिले, फिर भी ये उन सुझावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बस समीक्षा करवाएंगे, कराते तो अब हाई कोर्ट इस पर सवाल उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है, समाज में सवाल उठ रहे हैं, बच्चे जेल में हैं और घर में माँ बहनें रो रही है। तो ऐसे में मानवीय आधार पर एक संवेदना के तहत होना ही चाहिए मैम कि दारूबंदी को ख़त्म करके अलाउ कर दे, क्योंकि बच्चे बहुत गलत दिशा पकड़ रहे हैं। कुछ बच्चे तो वो क्या होता है, सुलेशन, ट्यूब साटने वाला सुनते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, भांग गांजा धतूर का बीज तक पीते हैं। अब बताइए, जिसे नशे की लत लग गई है, वो तो कुछ न कुछ ऑप्शन ढूंढेंगे। अब बताइए, यूथ जनरेशन जिस राज्य का बर्बाद हो रहा है, गलत नहीं, बहुत गलत रास्ते पर चल पड़ा है। ऐसे में आप क्या कल्पना कर सकते हैं बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार पिछड़ा है, ये वो है, इस तरह के आप बस बोलने की बात है। बिहार पिछड़ा कुछ भी नहीं है। मैंने उस दिन इस मंच से कहा था कि बिहार के खेतों से उपजे अन्न खाकर जो युवा एनर्जी कलेक्ट करते हैं, उस एनर्जी को हरियाणा के खेतों में जाके ही खपा देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लोग बिहार से बाहर नहीं जाएं, खुशी जाएं, जाना चाहिए। ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ठप नहीं हो गई है, भगवान ना करे कि फिर कोरोना आए और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ठप हो, जाने के लिए जाए। लेकिन मैंने ये कहा था मैम कि रेल हवाई का टिकट के साथ साथ इज्जत का टिकट लेके जाए, ताकि वहाँ पे उसे इज्जत मिले। अब बिहार में जन्म लेने से पहले ही बिहारी ने कौन सा पाप कर दिया कि बिहार में जन्म लेना ये एक अपराध है, बिहारी कह के दुत्कारा जाता है, अपमानित किया जाता है। पूरे हिंदुस्तान के किस प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में नहीं है बताइए? हर जगह के लोग आते जाते हैं, लेकिन बिहारियों का जिस कदर अपमान होता है,
इस तरह। और मुझे किसी लगता का है कि अपना नहीं बिहार होता। में रहना या बिहार में जन्म नहीं, लेना नहीं, कोई वो नहीं है, मगर जिस तरीके से यहाँ की व्यवस्था ने लोगों को पीछे कर दिया वो इसका एक बड़ा कारण है कि बिहारियों को या बिहार के रहने वाले लोगों को बिहार से बाहर जाकर के असम्मानित असम्मान है और एक तरीके का कहे कि हे दृष्टि से उन्हें देखा गया। मैं ये कह रहा था मैम कि जब खेत में ही काम करना है तो क्यों बिहार के अपने खेत नहीं है? बिहार में भी तो खेत है। व्यवस्था हाँ, नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो लोग इंजीनियरिंग करने जाते हैं, डॉक्टर बन के जाते हैं, हाई लेवल का पोस्ट लेके जाते हैं, इज्जत की डिग्री लेके जाते हैं, वो इज्जत का टिकट वही है, इज्जत की डिग्री। लेकिन जब हमें यहाँ भी खेत में ही काम करना है और वहाँ भी जाकर खेत में ही काम करना है तो क्यों नहीं अपने खेत में काम करें? यहाँ भी ऐसा भी तो नहीं है कि वहाँ की मिट्टी में सोना है, यहाँ की मिट्टी में कंकर है। जब खेत में ही काम करना है तो हम यहाँ क्यों नहीं करें कि वहाँ जाके करें? मेरे कहने का मतलब ये है, पलायन से तात्पर्य ये नहीं है कि लोगों का आना जाना बंद हो जाए। कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, सरकार बनेगी किसी की, तो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ठप नहीं कर देगा, क्योंकि अपना भी तो नुकसान है। ठीक है आना जाना, लेकिन खेत में जो हम काम करने वाले मजदूर हैं तो हम चाहते हैं अपने खेत अगर नहीं हो तो औरों के खेत में काम करें। जब हमारे पास अपने खेत हैं फिर दूसरों के खेत में हम काम क्यों करें? परिवार के मुखिया को सोचना चाहिए कि जब भाई हमारे अपने खेत हैं और जिनके खेत में हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं उनके पास मुझसे कम खेत है तो अपनी मर्यादा होती है, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए अपने खेत में ही अपने बच्चों को लगाएं। उससे इस वक्त जो लोग हमें लाइव स्ट्रीम के जरिए देख रहे हैं और जो हमें सुन रहे हैं, रामेश्वर यादव जी को सुन रहे हैं, अगर मैं कहूं कि आप अगर बिहार की जनता को कोई संदेश देना चाहें, कुछ कहना चाहें, उन्हें जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए कुछ कहना चाहें? देखिए, कहने के लिए मैम छोटा मुँह बड़ी बात कुछ भी कहते हैं लोग। हम कई वो चैनल पे देखते हैं यूट्यूब पर, मनीष कश्यप ने यहाँ कहा कि सब बिहारी चुतिया है, सब बिहारियों को भले मार मार के भगाता है, सारे बिहारी चुतिया, हम भी बिहारी, हम भी चुतिया। हम तो ऐसा नहीं कह सकते। तो बिहार के लोगों को संदेश यही है कि बिहार का लोग अपना अधिकार समझे। हम खेत में काम करने वाले हैं, हमारे पास अगर अपने खेत नहीं है तो हम आपके खेत में जा सकते हैं काम करने, लेकिन आपके पास हमसे कम खेत हैं और फिर हम या हमारे परिवार के कोई सदस्य आपके खेत में जा रहे हैं तो हमारे परिवार के लिए डूब मरने जैसी बात हुई। हाँ, आपके खेत की अगर हम वहाँ जो फसल बोई गई है उसकी समीक्षा करने जाएं, सर्वेक्षण करने जाएं, कुछ देने जाएं, कुछ लेने जाएं, प्रतिष्ठा के साथ जाएं, वो अलग बात है। लेकिन आपके खेत में खुरपी कोदाल और हंसुआ चलाने के लिए हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अपनी ज़मीन है, अपनी एक गरिमा है, अपनी इज्जत है। सारी चीज़ लोग नहीं गंवा बैठते पैसे कमाने के लिए। एक बात मैं आपसे पूछूं, कोई भी युवक घर में माँ है, बहनें हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, सबको छोड़ के जब घर से विदा होते हैं तो उनके आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ती है। शौक से नहीं जाते हैं मजदूरी करने, वो भी किसी के खेत में, किसी की फैक्ट्री में मैनेजिंग करने जाए वो अच्छी बात है, लेकिन किसी के खेत में काम करने जाते हैं वहाँ कोई टेक्निकली ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, तो ट्रेनिंग लेने भी नहीं जाते हैं। अपने खेत में काम करें और इसमें कोई बहुत बड़ी योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि को घुमाइए। बिहार सरकार अगर मुझसे सलाह मांगे तो मैं देने को तैयार हूँ, निःशुल्क, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इसके लिए बिहार में कुछ ऐसी टेक्निक अपनाई जा सकती है बिहार के खेतों में कि हरियाणा के लोग हमारे बिहार में आके काम करेंगे। यही बात प्रशांत किशोर जी का भी कहना है कि जब बिहार को हम तब मानेंगे कि विकसित हो गया है या उसका विकास हो गया है जब बाहर से लोग यहाँ पर आकर के काम करें, फैक्ट्रियाँ लगाएं, यहाँ पर काम करें, यहाँ के लोग सिर्फ बाहर जाकर के काम ना करते रहें। तो आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए 2025 के लिए एक बेहतर विकल्प और नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व है? बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ मैम, चूँकि कई बातों में मैं इनसे सहमत हूँ। मैंने जब 23 तारीख को इनसे मिला तो मैंने कहा था कि सर आपकी एक बात से हम पूरी तरह सहमत हैं, कोई भी मुख्यमंत्री बने बिहार का नीतीश कुमार नहीं बन सकता। इसके कई कारण हैं जो हम आपको गिना सकते हैं, एक एक करके 8-9 कारण मेरे जहन में है। तो उन्होंने सहमति जताई और मेरी बात पर उनको विश्वास हुआ तो उन्होंने कारण नहीं खंगाला कि क्या क्या कारण है। तो मैंने कहा कि कई लोगों से हमारी डिस्कशन हो चुकी है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। इसके ये भी एक कारण है कि 20 वर्षों से इन्होंने जो कुछ भी किया, कुछ अच्छा किया, कुछ गलत किया, मैं बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि इंसान है,
भगवान वो की 9 कारण क्या है रामेश्वर जी? वो 9 कारण शॉर्ट में हम जानना चाहेंगे कि वो 9 कारण क्या है? कौन सा कारण? वो 9 कारण क्या है? 8-9 अच्छा, 9 कारण कारण जिसकी शॉर्ट में वजह से सुनिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं बन सकते हैं। पहली बार फर्स्ट कारण ये मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने शराबबंदी की, जिसका दुष्परिणाम सबके सामने है। कई चैनलों से बार बार इस बात की चर्चा होती है कि विफल है। शराबबंदी का बहुत दुष्परिणाम सामने आ रहा है। दूसरा कारण ये है कि जब मान लीजिए 2005 में जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो उस समय जो इनकी सोचने समझने की शक्ति थी, चेतना थी, अनुभव था, वो सब एक कुशल प्रशासक के लिए जो होना चाहिए सब कुछ उनमें था। लेकिन अभी जिस उम्र के जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, तो ऐसे में एक चीज आप मान लीजिए मैम, इंसान कितना भी बड़ा ओहदा पर हो, बॉडी में वही पार्ट्स है जो एक साधारण आदमी के बॉडी में पार्ट्स हैं। तो इस हिसाब से ईश्वर का फैसला तो मानना ही पड़ेगा। उनकी चेतना उस तरह से काम नहीं कर रही है जितनी कि 2005 में कर रही थी। अगला कारण? तीसरा कारण, शिक्षा के क्षेत्र में मैं क्या कहूँ मैम, आपने ड्राइवर नियुक्त किया गाड़ी चलाने के लिए, आपको ड्राइवर की ज़रूरत है, सिर्फ उसके लाइसेंस पर ही आपने उसकी नियुक्ति कर दी। सिर्फ लाइसेंस पर नियुक्ति कर दी, आपने ये नहीं देखा कि उसको स्टीयरिंग थामने आता भी है या नहीं। ऐसे में आप गाड़ी में सवार हुए, वो ले जाके आपको गड्ढे में डाल दिया। तो शिक्षा जगत का यही हाल है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का दम भर रही है बिहार सरकार, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मैम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 10 में से 9 शिक्षिकाएं नहीं लिख पाएंगे। अब आप कहेंगे इसके लिए आप सरकार को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। मालिक आप हैं, सारी ताकत आपके पास है, नियुक्ति के जो भी प्रक्रियाएं हैं आप सारी प्रक्रियाएं अपनाइए और एक उस शिक्षिका को या शिक्षक को उस काम के लिए नियुक्त करिए जो कम से कम गुणवत्तापूर्ण नहीं, सत्याग्रह, कम से कम सत्याग्रह पढ़ने की उनमें क्षमता हो। बिहार सत्याग्रह ना भी पढ़ सके, आश्रम ना भी पढ़ सके, बिहार तो पढ़ सकता है। लेकिन ऐसे में दुख होता है कहते हुए, कई शिक्षिकाएं सिर्फ सिग्नेचर करती हैं। बताइए कितना दुखद पहलू है।